Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NRJ Online Classes. How are you all? I wish you all are fine. ओके तो आज हम आपके लिए एक प्रैक्टिस सीरीज जो हमारी चल रही थी उसी पर एक नई प्रैक्टिस टेस्ट लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो आज इसका जो प्रैक्टिस सेशन है वो इम्पॉर्टेंट है एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के सभी एक्सपायरेंट के लिए। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इंग्लिश को कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। जो जैसा आपका एग्ज़ाम में पैटर्न होता है उसी पैटर्न पे बेस्ड ये प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, तो जो भी हमारे चैनल पे नया हो तो वो सभी लोग हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और वीडियो अगर हमारी ये प्रैक्टिस आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, तो एक बार फिर से वेलकम टू ऑल एनआरजे ऑनलाइन क्लासेस। ओके, चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को आगे। ठीक है, हमारी क्लास का आज जो बात करते हैं तो ये है हमारा मॉक टेस्ट आज का। ठीक है, जो रिलेटेड है इंग्लिश से। ठीक है, ये प्रैक्टिस पेपर सेकेंड है आपका। और ठीक है, यहाँ पे मॉक टेस्ट सेकेंड कर लीजिएगा। चलिए, तो ये सभी इम्पॉर्टेंट हैं किसके लिए? एयरफोर्स के लिए, चाहे वो एक्स ग्रुप के हों चाहे वाई ग्रुप के लिए हों। ठीक है, चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं और अपनी क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे क्वेश्चन हैं, कैसे उनको समझते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो ये रहा आज का आपका पहला क्वेश्चन। क्या है इसमें? देखिए क्या करना है। स्पॉट द इरनियस पार्ट्स इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब आपको एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको जो इरोनियस मतलब क्या हुआ? एरर जिस पार्ट में है उसके बारे में बताना है। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें ये एक पार्ट में डिवाइड है ए में, ये बी में डिवाइड है, फिर ये इतना पार्ट सी हुआ, ये डी हुआ। ठीक है, एक आगे भी पार्ट लगा होगा जहाँ पे बात कही गई होगी नो एरर की। ठीक है, चलिए तो ये इसमें आपको देखना है क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे हम सेंटेंस पढ़ते हैं, द बॉस वॉज इरिटेटेड। बॉस वॉज इरिटेटेड, ठीक है, बाय हिम निग्लेक्टिंग द ड्यूटीज एंड नॉट लिसनिंग टू हिज एडवाइस। ओके, चलिए तो हम प्रॉब्लम को समझते हैं कहाँ पे है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारी वर्ब कहाँ पे है, ये हमारी वर्ब है। ठीक है, अगर इस वर्ब पे ध्यान देंगे तो इस वर्ब से हमें पता चलेगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन है और हमारी वर्ब ऑब्जेक्ट कौन है। ठीक है, वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है। तो पहले अगर ये वर्ब देख रहे होंगे तो ये आपकी पैसिव वॉइस में है वर्ब। ठीक है, और वर्ब पैसिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो नॉट डूअर होता है। क्या होता है? नॉट डूअर होता है। क्लियर हुआ? नॉट डूअर है, इसीलिए यहाँ पे आपका डूअर दिखाया गया है, किसके द्वारा किया गया है। ठीक है, हिज बॉस वॉज इरिटेटेड, उसके बॉस इरिटेटेड हैं। ठीक है, किसके? बाई हिम। हिम, अगर हिम से वो इरिटेट हो रहे हैं या वो हिम की उस एक्शन से जो वो निगलेक्ट कर रहे हैं बॉस को, उससे वो इरिटेट हो रहे हैं या उस पर्सन से इरिटेट हो रहे हैं। तो आप पा रहे होंगे कि जो ये निगलेक्टिंग है ये क्या काम कर रहा है, ये इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो है इसके लिए ये क्या काम कर रहा होगा। अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये आपका नाउन है, और नाउन से पहले कौन सा केस आता है? ये तो ऑब्जेक्टिव केस है। तो नाउन से पहले क्या ऑब्जेक्टिव केस आता है? बिल्कुल नहीं। क्या सब्जेक्टिव केस आता है? बिल्कुल नहीं। फिर कौन सा केस आता है? पजेसिव केस आता है। कौन सा केस आता है? नाउन से पहले हमेशा हम पजेसिव केस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम की जगह हम क्या कर देंगे? यहाँ पे हिज हो जाएगा। ठीक है, द बॉस वॉज इरिटेटेड बाई हिज निगलेक्टिंग द ड्यूटीज एंड नॉट लिसनिंग टू हिज एडवाइस। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आपकी किस पार्ट में गलती हुई? बी पार्ट में। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हुआ क्या? बी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। क्या करना है इसमें, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला गया है चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं इनमें आपको जो अप्रोप्रिएट आंसर है उसको मार्क करना है। चलिए तो हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन? संजय वॉज ब्लैंक विद डिवाइन विजन टू सी द ग्रेट बैटल। ठीक है, संजय वॉज। अब हम अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है डिम्यूर, दूसरा है थोराइज्ड, सी नंबर है इंडोर्ड एंड डी है अटर्ड। तो पहले तो हमें इन वर्ड की मीनिंग पता होना चाहिए तभी हम समझ पाएंगे।
ठीक है। तो संजय वॉज, अगर आप देख रहे होंगे तो ये वॉज जो है ये किसका काम कर रही है, वॉज जो है आपके यहाँ लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद हम लोग सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कौन करता है, वो एडजेक्टिव करता है। क्लियर हुआ? तो मतलब हमको एडजेक्टिव इसके साथ लिखना होगा। चलिए तो हम इस वर्ड में देखते हैं कौन सा एडजेक्टिव है और हमको क्या लेके चलना है। तो जैसे कि हम समझ रहे हैं फर्स्ट वर्ड डेम्योर। डेम्योर क्या होता है, डेम्योर अपने आप में एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो अगर ये एडजेक्टिव है, इसकी मीनिंग क्या है, इसकी मीनिंग होती है साई। साई मतलब कैसे हैं, बहुत ही शर्मीले हैं। ठीक है, क्वाइट एंड पोलाइट के सेंस में भी यूज़ किया जाता है। ये स्पेशली गर्ल्स के लिए यूज़ किया जाता है या वुमेन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो डेम्योर जो है वो आपका एडजेक्टिव है, इसका मीनिंग होता है साई। ठीक है, साई मतलब समझ रहे हैं। ठीक है, और ये एडजेक्टिव है। अगर इसकी एडवर्ब की बात की जाए, क्या होगा एडवर्ब, आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। कोई वर्ड दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसका एडवर्ब क्या होगा, तो इसका एडवर्ब हो जाएगा डेम्योरली। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेम्योरली। यहाँ पे जो ly लगा देंगे और इसी एडजेक्टिव का क्या बन जाएगा, एडवर्ब बन जाएगा। ठीक है, चलिए पहले हम वर्ड की मीनिंग को समझ लेते हैं, फिर आंसर पे आते हैं कि क्या आखिर बात कही जा रही है। चलिए नेक्स्ट वर्ड है ऑथराइज्ड। ऑथराइज्ड क्या होता है बताएं, किसी की जानकारी में है, कुछ याद आ रहा है? ठीक है, ऑथराइज जो है ये वर्ब की तरह भी ट्रीट करता है और एडजेक्टिव की तरह भी ट्रीट करता है। ये डिपेंड करेगा इसके फंक्शन पे कि इसको किस तरह से किसी सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, तो ऑथराइज्ड मतलब होता है ऑफिशियल परमिशन, जिस चीज़ को, किसी चीज़ को ऑफिशियल परमिशन मिली हुई हो। ठीक है, मतलब अप्रूव मिला हो, सैंक्शन मिला हो, SANCTION सैंक्शन। ठीक है, लाइसेंस मिला हो जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसी ऑथराइज्ड का ये एडजेक्टिव या वर्ब की तरह काम करता है, तो अगर इसी का हम नाउन बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, जैसे अगर हमें ये वर्ड दे दिया जाए एडजेक्टिव और पूछा जाए कि इसका नाउन क्या बनेगा, तो क्या हो जाएगा, इसके दो नाउन बन सकते हैं। ठीक है, एक कॉमन नाउन की तरह और एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो जब कॉमन नाउन बनेगा तो क्या हो जाएगा, ऑथराइजर। क्या हो जाएगा, ऑथराइजर, या डी हट के ER हो जाएगा। ठीक है, आपको हम बता चुके हैं, आप लोग जिसे जानते भी होंगे, जो हमसे पढ़े हुए बच्चे हैं ऑफलाइन क्लासेस में, जिन्होंने क्लास ली है, हमने उनको बता रखा है कि किसी भी वर्ब के साथ अगर आप ER या OR सफिक्स करते हैं, ठीक है, ER या OR सफिक्स करते हैं, तो वो वर्ड जो हो जाता है, क्या हो जाता है, कॉमन नाउन बन जाता है। जैसे कि अगर कोई वर्ड है एक्ट, ये वर्ब है। ठीक है, अब इसमें अगर आप OR ऐड कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एक्टर। अब एक्टर तो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो फिर वो कौन सी कैटेगरी है, कॉमन नाउन की। ठीक है, समझ में आ रहा है? जैसे हमने दूसरी वर्ब ले ली सिंग, ये वर्ब है, लेकिन इसके साथ जैसे ही आप ER लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिंगर। और सिंगर तो कोई भी हो सकता है, तो कैटेगरी कौन सी आएगी, कॉमन नाउन की। ठीक है, समझ गए कैसे बनेगा ये कॉमन नाउन। हाँ, फिर बात करते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन की। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनेगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसका बनता है ऑथराइजेशन। क्या होता है, ऑथराइजेशन। हमने हम बच्चे हमारे जो भी ऑफलाइन हमसे पढ़े हुए हैं उनको हमने बता रखा है कि किसी भी वर्ड के साथ आप ITON, एशन, सन, आयन, इज्म, टर, इटी, TYH, इस तरह के वर्ड फिक्स करते हैं अगर आप किसी भी वर्ड में। ठीक है, तो वो क्या उसको बना देता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देता है। तो इसमें क्या लगा देंगे आप, TION लगा देंगे, ऑथराइजेशन। इस तरीके से ये एक नाउन बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है इंडोर्ड क्या होता है, इंडोर्ड आपका एक एडजेक्टिव होता है। ठीक है, हाँ, ये एडजेक्टिव होते हैं। तो जब ये एडजेक्टिव है तो इसकी मीनिंग क्या होती है, इसको समझना है हमको। चलिए, तो इंडोर्ड का मतलब होता है किसी, आप क्या हैं, संपन्न हैं। ठीक है, ये दो तरीके से काम करता है। जब इस एडजेक्टिव का काम करता है तो इसका मतलब होता है संपन्न। ठीक है, कि मतलब आपके पास क्या है, कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा मिली हुई है। ठीक है, आपको मिली हुई है, आपके पास उसकी कमी नहीं है। ठीक है, और जब ये वर्ब का काम करता है तो इंडो मतलब होता है प्रदान करना। ठीक है, जब इसको वर्ब की तरह ट्रीट करते हैं तो इसका मतलब होता है प्रदान करना हो जाता है। ठीक है, ये वर्ब है, उसी वर्ब से बना हुआ इंडोर्ड। जब इसको वर्ब की थर्ड फॉर्म कर देते हैं, इसको और याद रखिएगा, इंडोर्ड के साथ हमेशा प्रीपोजिशन विद का यूज़ किया जाता है।
ठीक है, क्या यूज़ किया जाता है, विद किया जाता है। तो आपने देख लिया ये एडजेक्टिव है, इसकी वर्ब किससे बना है, वर्ब से, किस वर्ब से, इंडो से। ठीक है, इंडो मतलब क्या होता है, प्रदान करना होता है। अगर इसी से नाउन बनाने के लिए आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा इंडोरमेंट, इंडोमेंट, MENT लगा देंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दान। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए फिर अब नेक्स्ट वर्ड है अटर्ड। अटर्ड मतलब क्या होता है बताएं। अटर्ड आपका एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, ये अटर्ड जो है एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है और वर्ब भी करता है। ये जो कोई भी वर्ड है जो जिसके लास्ट में आप ईडी लगाते हैं, ठीक है, जैसे वर्ब का कोई भी वर्ब है, अब उसको आप थर्ड फॉर्म बनाते हैं या सेकंड फॉर्म बनाते हैं तो ईडी लगाते हैं। ठीक है, तो जब ईडी लगाते हैं तो वो वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है, और थर्ड फॉर्म जो होती है एज अ पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, वो एडजेक्टिव का भी काम करती है। ठीक है, समझ रहे हैं। तो वो उसके फंक्शन पे डिपेंड करेगा कि हम उसको कैसे यूज कर रहे हैं। तो जब ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तो इसका मतलब होता है कंप्लीट। ठीक है, अटर्ड का मतलब होता है कंप्लीट। और जब ये वर्ब की तरह ट्रीट करता है तो इसका मतलब होता है टू से समथिंग। ठीक है, टू से समथिंग, कोई जो मतलब कोई बात कहना या कोई ऐसी आवाज़ निकालना। ठीक है, कोई आवाज़ निकाल के कोई बात कहना। ठीक है, समझ रहे हैं। आप कह सकते हैं हाँ, मेक अ साउंड। ठीक है, विद वॉइस, आवाज़ से कोई मतलब आप साउंड निकाल रहे हैं, उसको अटर्ड, जैसे बोल देते हैं कि ये मरमरिंग होता है, एक वर्ड होता है मरमरिंग। ठीक है, बात को बार बार दोहराना। ठीक है, आवाज़ निकालना, उस सेंस में अटर्ड हो जाएगा। चलिए, तो अब हमें समझना है यहाँ बात क्या की जाए। संजय वॉज विद डिवाइन विजन। डिवाइन विजन मतलब उनको एक स्पेशल क्या दी गई है, एक स्पेशल पावर दी गई है। ठीक है, तो स्पेशल पावर को देना, संपन्न होना उससे, तो वो क्या होता है, इंडोर्ड होता है। और अभी हमने आपको बताया था इंडोर्ड के साथ क्या यूज़ करते हैं, विद प्रीपोजिशन। और आप देख रहे हैं यहाँ विद प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। इस तरीके से आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C नंबर। ठीक है, तो आप लोगों को सारी चीज़ें समझ के चल रही हैं, और हमारी कोशिश यही है कि एक एक वर्ड जो हमारे एग्ज़ाम में आते हैं उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, और हमारा जो पैटर्न है एग्ज़ाम का उसको हमें क्लियर होना चाहिए, कैसे हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई भी वर्ड जैसे यहाँ पे था डिम्योर या ऑथराइज्ड या इंडोर्ड, ऐसे करके वर्ड दे देते हैं और फिर वो कह देते हैं इसका वर्ब बताइए, इसका वर्ब फॉर्म क्या होगा, नाउन फॉर्म क्या होगा, और एडजेक्टिव क्या होगा या एडवर्ब क्या होगा। तो हम उस चीज़ को भी लेके चल रहे हैं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग को समझ आ रहा होगा। अगर हमारी वीडियो, हमारी ये कोशिश, हमारी ये जो प्रैक्टिस है वो आपको बेहतर लग रही हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करें। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड नंबर, क्या है, दैट फार्मर में बी ओल्ड बट ही इज। ठीक है, अब ये एक फॉर्म दे दिया गया है, अब इसके आगे हमें फिल करना है, आगे का सेंटेंस क्या होगा, जिसके लिए आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं ABCD करके। ठीक है, अब आगे बताना है कि इसको सेंटेंस को कंप्लीट करना है एक तरीके से। ठीक है, तो आगे क्या होगा इसको बताना है। दैट फार्मर मे बी ओल्ड बट लगा दिया गया है। तो बट एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो कंट्राडिक्शन दिखाता है। कंट्राडिक्शन मतलब जो बात आगे कही गई होती है उसी की जस्ट अपोजिट बात इधर कही जाती है। तो अगर इधर ओल्ड होने की बात कही जा रही है तो ओल्ड में अक्सर लोग कैसे होते हैं, जिनमें एनर्जी कम होती है, लेकिन इसका कंट्राडिक्शन दिखाना है, अपोजिट मीनिंग देना है, तो फिर वो कैसे होंगे, ओल्ड होते हैं। तो ओल्ड का मतलब वो उनके पास का पावर कम होगी, एनर्जी कम होगी, लेकिन बट लगा है इसका मतलब उनको हमें दिखाना है कि ज़्यादा होगी। तो क्या दिखाना पड़ेगा कि वो कैसे हैं, एनर्जेटिक हैं। क्लियर हुआ, बात समझ में आ गई आपको। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। इस तरीके से आपके थर्ड का क्या हो जाएगा, इस तरीके से आपका थर्ड का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, D नंबर हो जाएगा, और सेकेंड का क्या हो जाएगा, इंडोर्ड हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। यहाँ पे क्या करना है ये समझिए, यहाँ पे ब्लैंक्स हैं उनको हमें फिल करना है। ठीक है, चलिए जो 4th नंबर क्वेश्चन है क्या है, द काउ इज ब्लैंक यूजफुल एनिमल। अब यहाँ पे आपको आर्टिकल फिल करना है, क्या यूज करना है, A, N या द। जल्दी से आपको हम 10 सेकेंड्स देते हैं, रिप्लाई करें क्या यूज होगा, द काउ इज ब्लैंक यूजफुल एनिमल, A, N या द। जल्दी से बताएं, जल्दी से कमेंट करें, सभी लोग जल्दी से अच्छे से प्रैक्टिस करें और अपने आप को चेक करें कि कितने बेहतर से आपकी तैयारी हो चुकी है और कितनी कमी रह गई है। चलिए फिर बात करते हैं। तो आप यहाँ देख रहे होंगे ये जो वर्ड है आर्टिकल किसके लिए यूज़ होते हैं, नाउन के लिए यूज़ होते हैं। तो ये जो यूजफुल है ये तो एडजेक्टिव है,
क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन किस नाउन के लिए यूज होंगे, फिर ये एनिमल के लिए यूज होंगे। ठीक है, तो आर्टिकल यूज तो एनिमल के लिए होगा, लेकिन उसके साथ जो एडजेक्टिव लिखा जाता है उसके जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसका जो फर्स्ट लेटर का प्रोनाउंसिएशन होता है, वाउल होता है कि कंसोनेंट, उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। ठीक है, और आर्टिकल दा का यूज कब किया जाता है? अब आर्टिकल दा आप जानते होंगे डेफिनिट आर्टिकल होते हैं, ए एन इंडेफिनिट आर्टिकल होते हैं। तो दा आर्टिकल तब यूज करेंगे जब उस पर्टिकुलर पर्सन को, एनिमल को या थिंग को डेफिनिट किया जाएगा। तो यहाँ डेफिनिट तो बात कही नहीं जा रही है, तो जनरल सी बात की जा रही है। ठीक है, तो जनरल सी बात की जाए तो अब ए या एन का ही यूज होगा। ए का यूज तब करते हैं जब किसी, देखिए आएगा ये इस नाउन के लिए, लेकिन यूज किसके अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि इस नाउन के लिए एडजेक्टिव यूज हो गया है, तो इसे एडजेक्टिव के प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग उसका फर्स्ट लेटर हम देखेंगे, वो भले ही वाउल, इंग्लिश का वाउल लिखा हो। ठीक है, इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं उसमें भले वाउल हो, ठीक है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन वाउल आना चाहिए, वो हो चाहे ना हो, उससे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, जैसे आप कहते हो आवर, अब ये इसका जो फर्स्ट लेटर है एच है, एच क्या होता है, कॉन्सोनेंट, लेकिन इसका जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन निकलता है आवर, आवर, आ निकलता है, ऑ। ठीक है, तो ऑवर निकलता है, ऑवर क्या हुआ, ऑ हिंदी का वाउल हुआ। तो हिंदी का वाउल देखते हैं हम, हिंदी का वाउल है या वो कॉन्सोनेंट है। तो ये अगर आप ध्यान दे रहे होंगे, ये जरूर बना है वाउल से। यू क्या होता है, वाउल होता है। कौन कौन से वाउल होते हैं इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू। अब ये यू से बना है, वाउल है, लेकिन हमें इंग्लिश का वाउल नहीं देखना है, हमें इसका प्रोनाउंसिएशन देखना है, पढ़ते समय हिंदी का वाउल आ रहा है कि नहीं। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये निकलेगा यूजफुल, ये या निकल रहा है, और ये क्या होता है, हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है जिसको हम कहते हैं। तो फिर हम इसके साथ यूज करेंगे क्या, एन का यूज ना करके ए का यूज किया जाएगा। ठीक है, बहुत बेहतर, आप लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छे से, मन से, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन ही सॉ द फिश स्विमिंग ब्लैंक द रिवर ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी। ओके, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्रीपोजिशंस दी गए, हमें प्रीपोजिशंस फिल करनी है। ठीक है, तो अगर कोई जो फिश है वो स्विम कर रही है रिवर में, तो पानी के अंदर कर रही होगी ना, पानी के अंदर कर रही होगी मतलब वो सबमर्ज होगी। ठीक है, तो हमने आपको बता रखा है, जो भी ऑफलाइन क्लासेस हमसे लिए हैं हमने बताया हुआ है उनको, कि जो इन प्रीपोजिशन होती है उसको हम यूज़ करते हैं या तो इनक्लोज्ड स्पेस हो कोई आपका, ठीक है, या सबमर्ज वाली सिचुएशन हो, तो वहाँ पे हम इन यूज़ करते हैं। अभी ये क्या है, पानी के अंदर है, रिवर में है, सबमर्ज होगी तो फिर इनका यूज़ करेंगे। ठीक है, समझ आ गई बात मेरी। तो 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए फिर 6 नंबर पे आ जाते हैं। 6 क्या है, प्रोसीजर्स एंड सिस्टम्स इन एन ऑफिस सर्व एंड ब्लैंक टू इफेक्टिव कॉर्पोरेट फंक्शनिंग। ठीक है, चलिए अब ये एक ब्लैंक है और इसमें कुछ हमें वर्ड दिए गए, इन वर्ड्स को फिल करना है। ठीक है, तो पहले हमें वर्ड्स पता होने चाहिए, वर्ड को समझ लेते हैं। तो वर्ड आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट है लेडर्स, ठीक है, दूसरा है एड, सी नंबर में है मीन्स, एंड डी में है क्लचेस। ठीक है, अब हमें समझना है कि इसका कौन सा मीनिंग है, तो पहले हम वर्ड को समझ लेते हैं, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम इनको फिल करेंगे। तो जैसा कि ए में दिया गया है लेटर्स, लेटर्स क्या होता है, जैसा आप जानते हैं सीडी होता है। ठीक है, लेटर्स जो होता है नाउन की तरह भी ट्रीट करता है और वर्ब की तरह भी ट्रीट करता है, यूज पे डिपेंड करेगा कि वो नाउन है या वर्ब है। तो जब ये नाउन होता है इसका मतलब होता है सीडी। ठीक है, हाँ, और जब इसका मतलब जब ये यूज एज अ वर्ब होता है तो इसका मतलब होता है सीढ़ी बनाना। ठीक है, जस्ट हल्का सा डिफरेंस होता है कि एक्शन भी डिफरेंट है, कि वहाँ एक्शन का नाम बताया जा रहा है, एक्शन क्या हुआ है वो बताया जा रहा है, और एक जगह एक्शन क्या है वो बताया जा रहा है। जब एक्शन को शो करते हैं तो सीढ़ी बनाना हो जाता है, जब उसको एक्शन का नाम लेते हैं, लेडर्स मतलब क्या हो गया, सीढ़ी हो गया, नाउन की तरह ट्रीट करेगा। ठीक है, चलिए बी नंबर में देखते हैं एड। एड क्या होता है, क्या होता है एड, ए डबल डी, एड, जोड़ने वाला नहीं है ये। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, AID है। ठीक है, जैसे बोलते हैं फर्स्ट एड देना चाहिए था, कोई जैसे कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ हो जाता है तो बोला जाता है उसको सबसे पहले आप फर्स्ट एड दीजिए, तब तक आपकी एम्बुलेंस आ रही है या डॉक्टर्स आ रहे हैं, आप इनको फर्स्ट एड दीजिए। क्या मतलब होता है उसका एड का,
चलिए समझ लेते हैं। तो ऐड क्या होता है? ऐड आपका वर्ब की तरह भी काम करता है और नाउन की भी तरह काम करता है। तो जब इसका नाउन की तरह ट्रीटमेंट होता है, मतलब यूज एज अ नाउन होता है, तो हम इसको मतलब होता है हेल्प। क्या मतलब होता है? हेल्प मतलब होता है, ठीक है। और जब ये वर्ब की तरह ट्रीट करता है तो इसका मतलब हो जाता है क्या? हेल्प करना, किसी को हेल्प करना, टू हेल्प समबडी। क्लियर हुआ? बात समझ में आ गई? ठीक है। हाँ, तो अगर इसका नाउन की तरह हम लेके चलें तो इसका साइनोनिम क्या हो जाएगा? ऐड का साइनोनिम हो जाएगा असिस्टेंस, ठीक है। असिस्टेंस होता है वर्ड। चलिए अगर हम देख लें इसी ऐड वर्ब से और ऐसे कौन से प्रीपोजिशंस हैं या ईडियम्स हम कह सकते हैं, सॉरी ईडियम्स हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐड से रिलेटेड। तो कुछ ईडियम्स हैं, उनको समझ लेते हैं। एक है, हम बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लोग समझ लीजिएगा, विद द एड ऑफ। विद द एड ऑफ, ये एक ईडियम्स है जो कि पूछा जा सकता है। विद द एड ऑफ मतलब होता है की हेल्प से, ठीक है, की सहायता से, बाय द हेल्प ऑफ, ठीक है, समझ रहे हैं। विद द हेल्प ऑफ, विद द एड ऑफ मतलब विद द हेल्प ऑफ मतलब किसी की सहायता से। दूसरा आपका जो ईडियम बनता है वो बनता है गिव एड टू। गिव एड टू मतलब गिव हेल्प टू। एड मतलब क्या हो गया? हेल्प, किसी को सहायता देना, ठीक है। फिर आपका जैसे आप लोग सुनते रहते हैं फर्स्ट एड, फर्स्ट एड, फर्स्ट एड मतलब क्या होता है? प्रथम उपचार होता है, ठीक है। प्रथम हेल्प, फर्स्ट हेल्प होती है। चलिए और एक बनता है आपका एड एंड अबेट, AID एंड ABET, अबेट, ठीक है। चलिए समझ रहे होंगे। वैसे अबेट का मतलब होता है उकसाना किसी को, ठीक है। इंसाइट, प्रोवोक, अर्ज, इस सेंस में भी अबेट का यूज़ किया जाता है। तो आप किसी के क्या कर रहे हैं, इसका जो मीनिंग होता है एड एंड अबेट। एड एंड अबेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की गैर कानूनी काम में हेल्प करना, टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग दैट इज नॉट अलाउड बाय लॉ। या आप ऐसे कह सकते हैं टू हेल्प समबडी टू डू समथिंग दैट इज नॉट लीगल। समझ में आ गया? मतलब किसी को गलत काम करने में उसकी हेल्प करना। तो आप हेल्प कर रहे हैं उस चीज को क्या कहेंगे? एड एंड अबेट। लेकिन आप हेल्प कर रहे हैं तो आपको क्या बोला जाएगा? हेल्पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक है। जो गलत कामों में किसी की हेल्प करता है तो उसको लिए वर्ड होता है एकॉम्प्लिस। क्या वर्ड होता है? एकॉम्प्लिस, ACCOMPLICE। LICE याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिएगा। LICE जिस लास्ट में होता है वो होता है कॉम्प्लाइस। कॉम्प्लाइस मतलब होता है सहे अपराधी, ठीक है। अपराध में जो साथ देता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लाइस। क्लियर हुआ? और एक वर्ड होता है जिसमें LISH होता है, एकॉम्प्लिस। उसका मतलब होता है कंप्लीट करना, परफॉर्म करना, किसी काम को पूरा करना। और जिसमें LICE होता है उसका मतलब होता है क्या? अपराध में साथ देने वाला, ठीक है। हाँ, तो अगर आप यहाँ पे एड एंड अबेट यूज कर रहे हैं तो आप कौन हुए? किसी व्यक्ति की गलत काम में मदद कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या कहा जाएगा? एकॉम्प्लाइस कहा जाएगा, ACCOMPLICE। क्लियर हो गया? चलिए फिर अब नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्या? मीन्स। मीन्स दो तरह से वर्ड, दो क्या हम कहेंगे, तीन तरीके से इसका मीनिंग निकलता है। जब ये नाउन होता की तरह यूज होता है मीन्स, तो इसका मतलब होता है आपकी आय, ठीक है। आपकी आय मतलब सैलरी, आपकी कितनी आय है, आपकी कितनी सैलरी है, आप कितना अर्न करते हैं, ठीक है। जब ये वर्ब की तरह यूज होती है तो इसका मतलब होता है जरिया, माध्यम, ठीक है। हाँ, ठीक है। किसके माध्यम से काम हो रहा है आपका? मीन्स क्या है, जरिया क्या है, साधन क्या है, वो मीडियम कह सकते हैं। मीडियम क्या है, ठीक है। मीन्स से ही आपके कुछ इडियम्स भी यूज होते हैं, उनको हम समझ लेते हैं। जैसे बोला जाता है बाय ऑल मीन्स। बाय ऑल मीन्स मतलब क्या हो गया? निश्चित, निश्चय ही, ठीक है। सर्टेनली मतलब पक्का है कि ऐसा काम होगा ही। बाय मीन्स ऑफ, बाय मीन्स ऑफ मतलब के जरिए, के माध्यम से, के द्वारा, ठीक है। हाँ, बाय नो मीन्स एक आता है वर्ड बाय नो मीन्स। इसका मतलब क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं, कदापि नहीं, ठीक है। हाँ, फिर एक आता है आपका टू मीन, अ मीन टू एन एंड। अ मीन टू एन एंड मतलब होता है जरिया, माध्यम बताना किसी का। चलिए, तो आप समझ पा रहे होंगे बेहतर से। नेक्स्ट वर्ड है आपका क्रचेस। क्रचेस क्या होता है? जैसे आप जानते होंगे ये एज अ नाउन ट्रीट होता है और क्रचेस का मतलब होता है बैसाखी, ठीक है। अक्सर लोग जैसे पैर से चलने में समर्थ एबल नहीं होते हैं, ठीक है, स्पेशली एबल होते हैं पैर से चलने में, उनको बोला जाता है स्पेशली एबल, ठीक है। तो उनके लिए एक हेल्प
के लिए एक स्टिक होती है, ठीक है, उस स्टिक को बोलते हैं बैसाखी, इंग्लिश में बोलते हैं क्रचेस, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब हम समझ लेते हैं हमारे इस क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर एप्रोप्रिएट होगा। एप्रोप्रिएट मतलब, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप लोग। चलिए तो समझ लेते हैं, जैसा कि सेंटेंस में बोला गया है, प्रोसीडर्स एंड सिस्टम इन एन ऑफिस सर्व एंड टू इफेक्टिव कॉर्पोरेट फंक्शन। तो कॉर्पोरेट फंक्शन के लिए वो इफेक्टिव हैं, मतलब कोई काम अच्छा हो रहा है, तो वो मतलब क्या हो सकता है, लेटर्स तो नहीं हो सकता है, मीन्स नहीं हो सकता है, क्रचेस नहीं हो सकता है, क्या हो जाएगा, हेल्प की बात की जा रही है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है किसको, फंक्शनिंग को, हमारा जो कॉर्पोरेट फंक्शन है उसके इफेक्ट को ये आसान बनाने के लिए हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 6 का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। समझ आ रहा होगा बेहतर से, उम्मीद है हमारी कि आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही होगी, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। ये देखिए कि क्या बोला जा रहा है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या है, टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर। ये आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो हमसे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं उन्हें तुरंत आंसर आ गया होगा, टू सिक्योर अ बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर, ठीक है। वो क्या होता है बताएं जल्दी से। चलिए फिर तो हम ये वर्ड जो हैं इनको समझ लेते हैं, फिर इनके आंसर पर आते हैं। तो जैसा फर्स्ट वर्ड है मूर, मूर, ठीक है, MOOR, मोर। तो इसका मतलब क्या होता है, ये वर्ब की तरह ट्रीट करती है, ठीक है, वर्ब होती है, और इसका मतलब होता है टाई अप। टाई अप मतलब बांधना, ठीक है, हाँ, किसी चीज से बांध देना। और यहाँ पे भी अटैच करने की बात आ रही है, तो आपका ये ऑप्शन हो जाएगा मोर, ठीक है। चलिए आगे वर्ड समझ लेते हैं, मूड। मूड क्या होता है, MOOT। चलिए बताएं क्या होता है, मूड होता है डिसएग्रीमेंट या कंफ्यूजन, ठीक है, मतलब कोई ऐसा काम जिसमें काफ़ी कंफ्यूजन हो या डिसएग्रीमेंट हो, ठीक है, डिस्प्यूटेबल हो, झगड़े योग्य कोई ऐसा काम, उसको म्यूट बोलते हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए इसी के लिए एक फ्रेज बनती, मूट पॉइंट। मूट पॉइंट या मूट क्वेश्चन मतलब ऐसा पॉइंट या ऐसा क्वेश्चन जो झगड़े का कारण हो, ठीक है, डिस्प्यूटेबल हो, समझ में आ रहा है। चलिए मोरोस क्या होता है बताएं, पता है किसी को, मोरोज ये एज एडजेक्टिव होता है, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, ये मोरोज जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, ये हमेशा नाउन के साथ यूज होते हैं, ठीक है, मतलब नाउन के साथ यूज होंगे तो हम इनको प्रेडिकेटिवली यूज नहीं कर पाएंगे, एट्रीब्यूटिवली यूज होगा। एट्रीब्यूटिवली यूज जब हम इसको किसी एडजेक्टिव को नाउन के साथ लिखते हैं, ठीक है, क्लियर हुआ बात मेरी। चलिए तो मोरोज मतलब होता है सैड या डिप्रेस्ड के सेंस में यूज होता है, ठीक है। अगर इसी का हम एडजेक्टिव बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, मोरोजली, क्या हो जाएगा, LY लगा देंगे, वो एडवर्ब बन जाएगा, सॉरी क्या बन जाएगा, एडवर्ब। अगर हमें कोई वर्ड दिया गया मोरोज और वो कह रहे हैं कि इसका एडवर्ब बताइए क्या होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, मोरोजली हो जाएगा। क्लियर समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वर्ड है मूज। मूज क्या होता है बताएं। मूज एक ऐसा एनिमल होता है, ठीक है, स्पेशली ये नॉर्थ अमेरिका या यूरोप में पाया जाता है। तो अमेरिका में इसको बोलते हैं क्या, मूज बोलते हैं, ठीक है, और यूरोप में इसको इल्क बोलते हैं, इल्क, ELK। यूरोप में इसको इल्क बोला जाता है। ये एक डियर होता है, ठीक है, डियर ही होता है ये, बहुत मतलब उसकी साइज जो इंडिया में है डियर उनसे साइज उनका बड़ा होता है। तो अमेरिका में इसको बोला जाता है मूज और यूरोप में इसको बोलते हैं इल्क, ठीक है, ELK। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर हो जाएगा। मोर मतलब क्या होता है, टाई अप, बांधना, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलिए फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये क्या है, इसको चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना। ओ माय गॉड, अब तो हमारे जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जो हमसे पढ़ चुके हैं उनको तो मतलब देखते ही आ जाएगा कि जो हमारा तरीका है, जिस तरीके से हमने आपको समझाया है, दैट इज़ द बेस्ट वे, ठीक है। चलिए तो हम समझ लेते हैं क्या है, कैसे हमको इसको टैकल करना है। तो सबसे पहले आपने देखा वर्ब क्या है, ठीक है, हमने आपको बता रखा है सबसे पहले आप क्या देखेंगे, वर्ब देखेंगे। तो वर्ब क्या है आपका, वॉज टेकन। अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये पैसिव फॉर्म में है। ये जो वर्ब है वो ये पैसिव फॉर्म में है, क्लियर हुआ। और पैसिव फॉर्म में जो सब्जेक्ट होता है वो कैसा होता है, नॉट डूअर होता है। मतलब रोहित हॉस्पिटल नहीं गया है, हॉस्पिटल रोहित किसी को नहीं लेके गया बल्कि रोहित को ले जाया गया है, तो वो नॉट डूअर है,
काम ले जाने का काम किसी और ने किया है। क्लियर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन किसके द्वारा किया गया है? अब उस डूअर को दिखाने के लिए हम लोग प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और डूअर प्रीपोजिशन दिखाने के लिए जो प्रीपोजिशन होती है वो होती है बाई, ठीक है। तो विलेजर्स के द्वारा ये काम किया गया है। तो जब एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर होता है, तो डूअर कौन है? विलेजर्स। तो विलेजर्स से ही जो सेंटेंस बनेगा वही हमारा आंसर होगा। वो तो केवल बी और डी में ही है, बी में है और डी में है, और कहीं तो नहीं है। तो हमारा जो ए है और सी है ये तो गलत हो गए। अब आपके पास बचे दो, एक बी नंबर, एक डी नंबर, ठीक है। अब समझिए, अब ये वॉज टेकन आपको बता रखा है हमने, ये क्या है? हैपनिंग को हम लोग दिखाते हैं पैसिव में, तो हम हैपनिंग वर्ब लगाते हैं, एक्स्ट्रा वर्ब लगाते हैं हैपनिंग, और हैपनिंग वर्ब का काम कौन करती है? बी वर्ब, ठीक है। तो पास्ट इंडेफिनिट में बी वर्ब क्या होती है? वॉज ऑन वर्ब। अब वो रोहित क्या था? सिंगुलर, तो वॉज लगाया था। तो अब ये क्या हम बनेगा? जब एक्टिव में रखेंगे तो डूअर दिखाना है, तो फिर हम डूइंग वर्ब लगाएंगे। समझ आ रहा है? और डूइंग वर्ब कौन सी होती है? डू वर्ब होती है। तो डू वर्ब का पास्ट क्या हो जाएगा? डिड। अब कहाँ डिड की बात की गई है? डिड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म कहाँ यूज की जा रही है बताइए। अब विलेजर्स रीच तो नहीं हुए हैं, वो पहुंचे तो नहीं है, वो लेके पहुंचे हैं, तो कहाँ पे हो जाएगा आपका? 8 नंबर का क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए, जल्दी से क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। वेरी गुड, आप लोग बहुत बेहतर से रिप्लाई कर रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके, ठीक है। इस तरीके से आपका क्या आंसर हो जाएगा? 8 का बी हो जाएगा। समझ रहे हैं? चलिए फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अजब भाई क्यों देर लगा रहे हो? बच्चों का इंतजार मत कराओ, बहुत मेहनत करते हैं बच्चे ये। चलिए, तो 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया इसको समझ लेते हैं। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट अपोजिट, ठीक है, जो उसके जस्ट अपोजिट हो। अपोजिट हो मतलब एंटोनिम हो, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? एंटोनिम देखना है। तो आपका वर्ड क्या है? मालवोलेंट। मालवोलेंट क्या है? मेलवोलेंट, ठीक है, मेलवोलेंट है। चलिए, तो जैसे कि आप जिसने भी हमारी वोकैब की क्लास ली होगी उसको पता होगा, जो MAL यूज़ करते हैं उस मेल का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है निगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्या मतलब होता है? मेल से जो होता है इसका निगेटिव मीनिंग होता है, ठीक है। और इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब निगेटिव सेंस में क्या यूज़ करते हैं? ईर्ष्या के सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो मेलवोलेंट मतलब होता है ये एज एडजेक्टिव है, ठीक है। ENT लगा है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव है मतलब क्या हुआ इसका? ईर्ष्यालु पर्सन, वो पर्सन जो ईर्ष्या करता है, दूसरों को का बुरा चाहता है। समझ रहे हैं? ठीक है, हाँ। तो अगर इसके हम एंटोनिम की बात करें, ठीक है, तो एंटोनिम क्या हो जाता है? बेनेवोलेंट। मालवोलेंट का एंटोनिम होता है बेनेवोलेंट, और बेनेवोलेंट जैसे बेन, MANE, बेन MANE मतलब होता है काइंड। समझ रहे हैं? बेन मतलब होता है काइंड, तो इसका क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें एंटोनिम मालवोलेंट का बेनवोलेंट, और बेनेवोलेंट का मतलब होता है जेनरस, उदार, काइंड पीपल, ठीक है, हाँ। और मेनवोलेंट क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का अपोजिट क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, ठीक है। बेन, वो क्या हो गया? बेनवोलेंट हो गया, और बेनवोलेंट मतलब होता है क्या होता है? काइंड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? काइंडली। बात समझ में आ रहे हैं? ठीक है, समझ पा रहे हैं बेहतर से? चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं वैक्वस। आपके जो आगे के वर्ड हैं इनको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है जैसे एम्बीवेलेंट। एम्बी मतलब होता है टू, ठीक है। एम्बी मतलब क्या होता है? टू। तो एम्बीवेलेंट मतलब क्या हो जाएगा? शोइंग अ मिक्सचर ऑफ फीलिंग, ठीक है, जिसे बोलते हैं एम्बीवेलेंट के लिए क्या बोला जाता है? बताएं, जल्दी से कमेंट करें क्या मतलब होता है इसका एम्बीवेलेंट का। चलिए, बहुत बेहतर। डबल मीनिंग, ठीक है, डबल मीनिंग वर्ड्स यूज़ करते रहते हैं हम, ठीक है, अक्सर हम लोग, ठीक है। जैसे कपिल शर्मा देखते होंगे आप लोग, तो कपिल शर्मा जो है क्या करते हैं? अक्सर डबल मीनिंग वर्ड का यूज़ करते हैं, तो उसका मतलब क्या हो गया? एम्बीवेलेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव क्या होता है? प्रिमिटिव मतलब होता है बहुत ही सिंपल एंड नॉट डेवलप्ड पर्सन, ठीक है। कोई सिविलाइजेशन जो डेवलप नहीं हो पाई है, प्रिमिटिव बोलते हैं, ठीक है, उसके लिए। चलिए, तो इस तरीके से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है? ट्रांसग्रेसर। 10 नंबर। 10 नंबर में क्या पूछा जा रहा है? ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर कौन होते हैं बताएं, किसी को पता है? चलिए, वेरी गुड। ट्रांसग्रेसर अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये नाउन होता है। कैसा नाउन? ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर मतलब होता है क्या है? लॉ ब्रेकर। कौन होते हैं? लॉ ब्रेकर, कानून को तोड़ने वाले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं?
चलिए, तो इनके ऑप्शंस की अगर हम बात कर ले तो पैसेंजर आप जानते हैं क्या होता है, प्रोटेक्टर आप जानते ही, कॉमरेड, कॉमरेड क्या होता है, कॉमरेड जो होता है इसको कलीग के सेंस में यूज़ किया जाता है, आपके कंपेनियन, ठीक है, एसोसिएट या पार्टनर, ठीक है। कॉमरेड स्पेशली उन फ्रेंड्स के लिए भी यूज़ किया जाता है जो आपके बिल्कुल पक्के होते हैं, ठीक है। कैसे पक्के, मतलब जो आपके दुख और सुख दोनों में आपका साथ निभाते हैं, ठीक है। कैसी भी सिचुएशन हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, हर टाइम आपके साथ हो, उनको बोलते हैं कॉमरेड, ठीक है। स्पेशली उन्हीं के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस रहा ये, और क्या करना है इसमें, चेंज द नरेशन। ओ माय गॉड, अब तो आप लोगों का फेवरेट आ गया, ये तो आप देखते ही लगा देते हैं, ठीक है। तो बताएं फिर, जल्दी से आंसर करें, क्या हो जाएगा 11 का, जल्दी से आंसर करें, जल्दी से सभी लोग। चलिए ठीक है, हमने आपको बता रखा है कि हमने बताया आपको नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते समय जब ये चेंजमेंट होता है तो स्टार्ट कहाँ से होता है, चेंजमेंट स्टार्ट तब होता है जब हम इसके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे तो चेंजमेंट होगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसका चेंजमेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये जो इस आपकी एक ये है और एक ये पार्ट है, इस पार्ट को क्या कहते हैं, जल्दी से बताएं। हाँ बिल्कुल सही, इस बात को, इसको क्या कहेंगे, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ तो समझ पा रहे हैं क्या होगा। चलिए तो इसकी हम बात कर लेते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, और इसको कहते हैं रिपोर्टेड वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग जो बात, अब आप ध्यान देते होंगे, आप सभी को पता है जिन्होंने हमारी ऑफलाइन क्लासेस ली हैं उनको बताया हुआ है हमने, ये एक्शन पहले होता है और ये एक्शन बाद में होता है, बाद में हम इस बात को बता रहे होते हैं, उसके पहले एक्शन हो चुका होता है, इसीलिए इसको रिपोर्टेड वर्ब स्पीच कहा जाता है और इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहा जाता है, ठीक है। तो अब स्टार्टिंग यहाँ से होगी चेंजमेंट की, तो वो डिपेंड किस पे करेगी, इस रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के टाइप पर, कि सेंटेंस का टाइप कौन सा है। अभी आप देख रहे होंगे कि यहाँ सब्जेक्ट से स्टार्टिंग है, फिर वर्ब आ गई है, तो इसमें ये कौन सा सेंटेंस का टाइप होता है, असर्टिव। अगर असर्टिव सेंटेंस होता है तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगाते हैं, सभी में दैट लगा है, बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, सब्जेक्ट क्या है आपका आई कौन होता है, स्पीकर, स्पीकर कौन है, ही। तो अब हमको रटाया जाता है, क्या रटाया जाता है, सन, रट लो भाई, सन 1 2 3, ठीक है। जो थर्ड पर्सन है वो नो चेंज, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। अब हम लोग फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन ढूंढते रहते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता ही नहीं चलता किसका सब्जेक्ट, किसका ऑब्जेक्ट, किसका फर्स्ट पर्सन, किसका सेकेंड पर्सन, हमको कुछ भी रटना नहीं है, ठीक है, हमें सिर्फ समझना है। अब यहाँ बात आई की जा रही है, ठीक है, अब आई की बात की जा रही है। अब आई है कौन, आई कौन है, आई स्पीकर है, स्पीकर यहाँ पे कौन है, ही। तो अब ही के बारे में बात कही जा रही है, उन्होंने ही के बारे में बात कही, अब हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं तो हम ही करेंगे, तो सभी में ही है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो बिल्कुल आसान है हमें, ठीक है। अब समझिए, अब ये क्या होता है, टाइम का चेंजमेंट होता है, जब हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट में चेंज करते हैं। मतलब इधर अगर प्रेजेंट डेफिनिट है तो पास्ट डेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट। क्यों चेंजमेंट होता है ये सब भी हमने आपको बता रखा है, ठीक है। तो हैव का किस में हो जाएगा, हेड में। अब ये हेड कहाँ पे है, एक ये, इससे आपका बी और डी तो गायब हो गए क्योंकि पास्ट में चेंज होगा, हैव का हेड ही होगा। अब यहाँ पे हेड है, यहाँ पे हेड है, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ कॉन्टिन्यूअस दिखाया जा रहा है, यहाँ तो कॉन्टिन्यूअस था ही नहीं, या तो इंडेफिनिट क्या था, एज अ परफेक्ट की तरह काम कर रहा था, तो हमें परफेक्ट कहाँ लगाना है, कहाँ है, सी नंबर पे। तो ये 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बहुत बेहतर, आप लोग समझ पा रहे हैं। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये, क्या करना है, ये देखिए, द बिल्डिंग वॉज पुल्ड डाउन, वेरी गुड, ये तो आप लोगों को बहुत बेहतर से पढ़ाया गया है, पुल्ड डाउन। अब आप देख रहे होंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ प्रीपोजिशन लगाया जा रहा है, और हमने बताया था वर्ब की सेकेंड फॉर्म के साथ जब हम प्रीपोजिशन रिलेट करते हैं तो ये क्या बनते हैं, फ्रेजल वर्ब्स बनती हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस बनते हैं, ठीक है। तो इनका मतलब क्या होता है हम उसको समझ लेते हैं। तो पुल से, पुल वर्ब से बनने वाले और कौन कौन से आपके इडियम्स, फ्रेजल वर्ब हैं उनको भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ दिया गया पुल डाउन, पुल डाउन मतलब होता है डिमोलिश, डिमोलिश मतलब तोड़ना या किसी को स्ट्रक्चर जो है वो बर्बाद कर देना, ठीक है। हाँ, दूसरा एक वर्ड होता है पुल ऑफ, ठीक है,
PULLOFF, पुल ऑफ। पुल ऑफ मतलब होता है सक्सीड। पुल ऑफ मतलब क्या होता है? सक्सीड, मतलब किसी काम में आप क्या हो गए? सक्सीड हो गए, सक्सेस हो गए, सक्सेस मिल गई है आपको। ठीक है। एक होता है पुल थ्रू। क्या होता है? पुल थ्रू, THROUGH, पुल के बाद थ्रो लगा होता है। पुल थ्रू मतलब होता है रिकवर फ्रॉम इलनेस, मतलब आप क्या हो रहा है? इलनेस, कोई बीमारी है, उससे रिकवर हो रहे हैं। किसका मतलब होता है? पुल थ्रू। ठीक है। एक वर्ड होता है पुल अप। क्या होता है? पुल अप होता है। पुल अप मतलब क्या होता है? स्टॉप, किसी काम को रोक देना। ठीक है, पुल अप। एक वर्ड होता है पुल विद। क्या होता है? पुल विद होता है। ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, पुल विद। इसका मतलब क्या होता है? लिव टुगेदर, मतलब आप किसी के साथ रह रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? आई एम पुलिंग विद हर और हिम। ठीक है, इस तरीके से कि आप उसके साथ रह रहे हैं। लिव टुगेदर के सेंस में यूज होता है क्या? पुल विद। तो अब यहाँ बात क्या हो रही? बिल्डिंग वॉज व्हाट? बिल्डिंग को क्या किया जा रहा है? पुल डाउन मतलब तोड़ा जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। डिमोलिश कहाँ पे है? P नंबर पे है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल वर्ड। ठीक है, हमें इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड को क्या करना है? के बारे में बताना है। तो क्या होगा इसका? जल्दी से बताएं। कौन सा वर्ड है ऐसा जो इनकरेक्ट है? जल्दी से बताएं। तो ये है आपका कमिटी। कमिटी में क्या होता है? डबल M होता है। क्लियर है? ये आपका गलत हुआ। चलिए ये देखिए, जैसा कि हम लोग स्टार्टिंग में लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो आ गया। अब ये वर्ड दे दिया गया, नाउन ऑफ अ गिवन वर्ब। अब वर्ब दी गई है, उसका आपको क्या बनाना है? नाउन बनाना है। चलिए आगे आपके बिल्कुल जिस हिसाब से, जिस प्रोसेस में हम आपको की लर्निंग, आपकी प्रैक्टिस करवा रहे हैं, ये है वो जो हमने इफ़र्ट इतने दे रहे हैं, इतनी तैयारी आपकी बेहतर करने की कोशिश में है, वो सिर्फ इसीलिए है। इसीलिए हमारे एक वर्ड को लेके चल रहे हैं, समझाते हुए चल रहे हैं आपको, कि जिससे आप बेहतर से इस चीज़ को समझ सकें। ठीक है, तो ये आ गया। आप बताएं रिसीव का आपका नाउन क्या हो जाएगा? बताएं। अब ly लगा है तो या तो एडजेक्टिव होगा या तो एडवर्ब होगा। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करती है? एडजेक्टिव को आपको क्या बनाना है? नाउन बनाना है। तो रिसीव्ड होता है, रिसीव्ड होता है इसका नाउन, रिसीव का। ठीक है, तो इस तरीके से 14 का आपका आंसर हो जाएगा C। और 13 का क्या भी था? 13 का T था। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट का सेंटेंस में पहुंचते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका ये। वेरी गुड। ये है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एक एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। PQRS या अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस बोला जाता है। ठीक है, PQRS बोला जाता है। इनको हमें समझना है, कैसे इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए तो हमारे पास एक सेंटेंस के 4 पार्ट दिए गए, कैसे? PQRS करके। ठीक है, अब इनको हमें सॉल्व कैसे करना है ये समझना है। तो आपको इनको अरेंज करना है, ऐसे इनको सिस्टम से अरेंज करना है, एक के बाद एक ऑर्डर में लिखना है कि आपका जो सेंटेंस बने वो कंप्लीट मीनिंग में दे और उसका जो स्ट्रक्चर हो वो प्रॉपर वे में हो। ठीक है, तो अगर आप सेंटेंस के बारे में जानते होंगे तो क्या होता है? सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर हुआ? तो सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन और प्रोनाउन। और ऑब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन और प्रोनाउन। वर्ब में क्या होता है? एक हेल्पिंग वर्ब, एक मेन वर्ब होती है। क्लियर है? तो अब हमें अगर किसी सेंटेंस की स्टार्टिंग होगी तो कहाँ से होगी? सब्जेक्ट से। और सब्जेक्ट बनता कौन है? नाउन या प्रोनाउन। तो अब हम सबसे पहले ढूंढेंगे कि हमारे जो ऑप्शन है उसमें नाउन का है। ठीक है, तो अब अगर नाउन ढूंढेंगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आप में आ जाए। तो सबसे पहले हम अपने ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, ऑप्शन में मतलब कि इनका जो अरेंजमेंट किया गया कैसे किया गया। यहाँ पे Q से स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे S से, यहाँ P से, यहाँ R से। अब ये जब आप देख लेंगे कि आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या होगा तो आगे को मैच करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो सभी दिए गए, P भी है, Q है, R है, S है। तो अब हमें सभी को ट्राई करना पड़ेगा। तो अब हम देखेंगे क्या? सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट कौन बनता है? नाउन बनता है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर वर्ब का यूज़ किया गया है। वर्ब का यूज़ किया गया है तो आपका एस तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन आपका बाहर हो गया। समझ में आ रहा है? ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब 8P पे देखिए, लीडिंग टू 4 बेडरूम्स। कोई चीज़ लीड कर रही है, लीडिंग टू। अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो ये मेन वर्ब नहीं है। मेन वर्ब होती तो इसके लिए हेल्पिंग वर्ब इज एम और वॉज वर्ब का यूज़ किया गया था, वो किसी ऑप्शन में नहीं है। तो ये क्या है? आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का भी काम करता है। वर्ब की आईएनजी फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, तब वो नॉन फाइनाइट वर्ब होती है और वो
प्रेजेंट पार्टिसिपल बोली जाती है, एडजेक्टिव का काम करती है, तो ये एडजेक्टिव होगी। तो एडजेक्टिव से तो सेंटेंस की स्टार्टिंग होती नहीं है। क्लियर है? तो अब आपका पी से स्टार्ट होने वाला ये ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन गया। अब बचा क्यू वाला और आर वाला। अब अगर देख पा रहे हैं द बैक ऑफ द अप स्टेयर्स, ठीक है। अब देखें ये जो नाउन है इसी के लिए आर्टिकल द लगाया गया। अब हमने आपको अभी बताया कि आर्टिकल द डेफिनिट चीज़ों से पहले लगता है। कोई भी चीज़ डेफिनिट होगी या बताई जा रही होगी तब हम उसके पहले आर्टिकल द लगाएंगे। तो आप देख रहे होंगे ऑफ द अप स्टेयर, तो इन्होंने ऑफ द अप स्टेयर लगा के इस बैक को क्या कर दिया है, डेफिनिट बना दिया कि कौन सा बैक, अप स्टेयर्स का जो सीढ़ियां हैं ऊपर को जा रही उसके जस्ट बैक अपोजिट साइड की बात हो रही है। तो कौन सी अपोजिट वो बता दी गई, किसकी अपोजिट, अप स्टेयर की। तो ये डेफिनिट हो गया, आर्टिकल द आ गया। बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो चलिए फिर अब हमें समझना है क्यों होगा कि आर होगा। तो अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो ये द बैक ऑफ द अप स्टेयर ये किसी के लिए क्वालिफिकेशन की तरह काम करेगा, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ऑफ द स्टेयर ये मिलकर एक फ्रेज बना रहा है। ठीक है, ये एक फ्रेज की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपका एक ही ऑप्शन है जो सब्जेक्ट बनने के लायक दिख रहा है, वो है आर नंबर। ठीक है, ए लॉन्ग हॉल वे। बात समझ में आ रही है आपको? बेहतर से कनेक्ट कर पा रहे हैं? तो अब आर से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा है, डी है। इस तरीके से अब हमें आगे दिमाग नहीं लगाना है, हमें केवल देख लिया हमने हमारा पी नहीं बनेगा सब्जेक्ट, एस भी नहीं बनेगा, क्यू भी नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, आर बनेगा। तो हम आर को ही ले लेंगे और कोई ऑप्शन किसी में आर है नहीं, तो अब हम आगे मैच करने की हमको ज़रूरत भी नहीं है। इस तरीके से इन क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। ठीक है, चलिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं 16 नंबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, जैसे एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड। ठीक है, तो पहले हम नीचे से ट्राई करते हैं। द अर्थ इज राउंड इज नोन बाय एवरीवन। द अर्थ इज राउंड इज नोन बाय एवरीवन। अगर आप ध्यान दें ये वर्ब है, ठीक है, इस वर्ब का ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। दैट द अर्थ इज राउंड, ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो फिर दैट भी साथ में आएगा। द अर्थ इज राउंड, केवल आप इतना ले रहे हो, दैट नहीं ले रहे हो, तो फिर इसका क्या हो जाएगा। अब मीनिंग तो आ रही है लेकिन स्ट्रक्चर गलत हो जाएगा, तो वो भी गलत, वो भी नहीं करना है हमको, स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होना चाहिए। तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अर्थ इज राउंड इज नोन टू फैक्ट। फैक्ट ऐसी तो कोई बात कही नहीं गई है, वो तो ऑलरेडी फैक्ट है, उसमें टू फैक्ट करने की क्या जरूरत है। एवरीवन नोज दैट अर्थ इज सर्कुलर, वहाँ पे राउंड कही गई या सर्कुलर, तो फिर तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आपका ऑप्शन क्या बचा, ए बचा। द अर्थ इज राउंड एंड एवरीवन नोज इट। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल परफेक्ट मीनिंग दे रहा है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंचते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहा ये आपके एग्जाम का 100% फेवरेट क्वेश्चन है। क्या है वो, पैसेज। आपको पैसेज दिए जाएंगे जिसमें से 4 to 5 क्वेश्चंस, आपको एक पैसेज होगा उसमें से 4 to 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको आंसर कलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो अब इनकी अप्रोच क्या होगी, हमें पैसेज कैसे सॉल्व करना है, पैसेज से कैसे आंसर को कलेक्ट करना है, इसको समझना है। अक्सर हम लोग हिंदी मीडियम से ही ज़्यादातर बच्चे जो हैं एयरफोर्स में होंगे जो ट्राई कर रहे हैं, तो उनके लिए एक ही चीज़ है, क्योंकि वो उनकी इंग्लिश से बिल्कुल बैर रहता है। ठीक है, हाँ आप बेहतर से समझ रहे हैं, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे कि इंग्लिश से उनका ज़्यादा कनेक्शन नहीं होता है। ठीक है, जो CBSE बोर्ड से होते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूल से होते हैं, उनको तो हैबिट होती है इंग्लिश को पढ़ना समझना, उनके लिए आसान होता है। लेकिन हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम करती है। तो उनके लिए बस हम यही कहना चाहेंगे कि आप लोग प्रैक्टिस करें, घर पे पढ़ते रहें, जो भी न्यूज़पेपर वगैरह या जो भी आपको मैगज़ीन वगैरह मिले तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस डालते रहिए। इससे आपका बहुत चीज़ों में हेल्प मिलेगा। सबसे पहले टाइम कंज्यूम जो करते हैं ये वो टाइम बचेगा। आप पैसेज को पढ़ेंगे, एक ही बार में समझ आएगा क्या बात हो रही है, तो आपका टाइम भी बचाएंगे। ठीक है, और जल्दी से आप आंसर दे पाएंगे। चलिए, तो अब इनको सॉल्व कैसे करना है। इनको सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। क्या पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ना है। जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा क्वेश्चन में पूछा गया है क्या गया है। तो जब आप पैसेज पढ़ रहे होंगे तो आप तुरंत कनेक्ट कर पाएंगे कि आखिर बात किसकी कही जा रही है। ठीक है, समझ रहे हैं कि हमसे पूछा क्या जा रहा है। तो चलिए 70 नंबर में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। द स्पीकर इज फाइटिंग फॉर,
जो स्पीकर है, मतलब यहाँ पे इस पैसेज में जो स्पीकर है जो ये बात को बता रहे हैं वो आखिर किस चीज़ के लिए फाइट कर रहा है ये बताना है। तो हमें ये चीज़ कैसे पता चलेगी? सेंटेंस को पढ़ के। चलिए फिर हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स में बी सेड टू बी करेक्टेड। अब इसमें से हमें ये बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, कौन सा बात सही है, कौन सी सही है कौन सी नहीं। मतलब यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए। अब इन 4 ऑप्शन में कौन सी बात सही है कौन सी गलत है ये बताना है, मतलब वो सेंटेंस में बोली गई है या नहीं बोली गई है। ठीक है, चलिए तो हम पहला इसको लेते हैं 17 नंबर। द स्पीकर इज फाइटिंग फॉर। स्पीकर जो है किस चीज़ के लिए फाइट कर रहा है वहाँ पे। चलिए वी सेल, तो स्टार्ट करते हैं। वी सेल गो ऑन द एंड। वी सेल फाइट इन फ्रांस। वी सेल फाइट ऑन द सीज एंड ओशियन। वी सेल फाइट विद द ग्रोइंग कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथ इन द एयर। अभी तक ये नहीं बताया गया कि वो फाइट क्यों कर रहा है, अभी तक वो सिर्फ किस तरीके से फाइट करना है उसके बारे में बता रहा है। वी सेल डिफेंस अवर आइसलैंड वेट एवर द कॉस्ट मे बी। वी सेल फाइट ऑन द beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. अभी तक भी ये नहीं बताया कि उसका रीज़न क्या है, क्यों फाइट करना है हमको। ठीक है, सिर्फ ये बता रहे हैं कहाँ पे फाइट करना है, किस चीज़ के लिए फाइट है, ये नहीं हो पा रहा है अभी क्लियर। चलिए, वी शैल नेवर सरेंडर एंड इवन इफ दिस island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas would carry on the struggle until the new world stepped forth to the rescue and the liberation of the old. ठीक है, तो कहाँ पे आंसर है ये समझना है। तो फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्पीकर इज फाइटिंग फॉर। जो स्पीकर है वो किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे हैं, अभी तक समझ आया किसी को? कहाँ पे है, कहाँ पे आंसर है, किस लाइन पे आंसर है, जल्दी से बताएं जिसको जहाँ भी समझ आ रहा हो। चलिए, तो यहाँ तक हिल्स तक तो हमें कोई आंसर नहीं मिला। वी शैल नेवर सरेंडर एंड इवन if this island or a large part of it were subjugated and starving, then our empire beyond the seas would carry on the struggle until the new world step forth to rescue. किस चीज के लिए वो रेस्क्यू करना चाहते हैं क्या? And the liberation of the old. लिबरेशन ऑफ द ओल्ड, तो कहाँ है लिबरेशन ऑफ द ओल्ड के लिए? मतलब ऑप्शन नंबर सी, लिबरेशन ऑफ द ओल्ड। ठीक है, उसकी स्वतंत्रता के लिए वो क्या करना चाहते हैं? लड़ाई करना चाहते हैं, फाइट करना चाहते हैं। बात समझ में आ गई है आप लोगों को? ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ने क्या पूछा गया था, कौन सा सेंटेंस सही है। तो अब हम सेंटेंस पढ़ लेते हैं। हमने पैसेज पढ़ लिया, हमें समझ आ गया है। द स्पीकर इज इनकरेजिंग हिज मेन फॉर द कन्क्वेस्ट ऑफ फ्रांस। अब फ्रांस की बात हो रही थी, ये देखिए, फाइट इन फ्रांस। ठीक है, तो ये बात सही है। अब वो क्या कर रहे हैं? इनकरेज कर रहे हैं। ठीक है, इनकरेज कर रहे हैं। इनकरेज कर रहे हैं मतलब क्या हो रहा है, बताएं क्या हो रहा है? यही हो रही थी वहाँ बात। ठीक है, इनकरेज ही किया जा रहा था काम को कि हमें ऐसा करना है, फाइट करना है, फ्रांस को बचाना है। नेक्स्ट है आपका, द स्पीकर इज एन एग्रेसिव एंड मैनिएकल वार मॉन्गर। बिल्कुल, वो एग्रेसिव हैं, स्वतंत्रता पाने के लिए वो एग्रेसिव हैं, पाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ भी बात सही है। द स्पीकर इज नॉट सेटिस्फाइड विद द कन्क्वेस्ट ऑफ द आइसलैंड। बिल्कुल, वो सेटिस्फाइड नहीं, इसीलिए तो वो फाइट करना चाहते हैं, इसीलिए तो उसको उससे बचने के लिए, आइसलैंड को बचाने के लिए तो वो फाइट करने के लिए कह रहे हैं कि हम बीचेस में फाइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, द स्पीकर इज अ पैट्रियोट अर्जिंग द डिफेंस ऑफ हिज मदरलैंड। बिल्कुल नहीं, वो पैट्रियोट नहीं है। ठीक है, पैट्रियोट बिल्कुल भी नहीं है, तो ये बात आपकी गलत हुई। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे ये। चलिए, तो यहाँ 90 नंबर क्वेश्चन क्या था? स्पीकर इन द पैसेज wants to go on fighting because। वो फाइटिंग पे क्यों जाना चाहते हैं? ठीक है, क्यों जाना चाहते हैं? ही इज रेविंग लुनेटिक, वो पागल है। लुनेटिक मतलब क्या होता है? पागलपन। ठीक है, पागल तो नहीं है वो। ही इज इन अ स्टेट ऑफ अटर डिस्पेयर। अटर डिस्पेयर, क्या वो किस ऐसी स्थिति में है जो जहाँ वो परेशान है? क्या ऐसा कुछ कहा जा रहा है? बताएं। नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ही एक्सपेक्ट हेल्प फ्रॉम अदर क्वार्टर्स।
क्वार्टर्स, क्वार्टर्स मतलब अलग, अदर पार्ट से, मतलब अदर कंट्री के अदर पार्ट से। अभी वो फ्रांस के लिए लड़ना चाहते हैं तो वो क्या चाह रहा है कि और भी अलग जगह से, कि आइलैंड बचाना है उनको, आइलैंड के लिए फाइट करना है, वो चाह रहे हैं हम हर जगह जाएंगे और सभी से उनकी सपोर्ट लेंगे। तो यहाँ पे क्या बात हो जाएगी, सी नंबर। 19 का क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, 20 नंबर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द फ्रेज हेल्प बेस्ट टू ब्रिंग आउट द इंटेंशन ऑफ द स्पीकर। तो यहाँ कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, इन फ्रेजेस में सबसे जो बेहतर है इंटेंशन को स्पीकर को वो बता रही है, उसके बारे में समझना है। तो चलिए फिर देखते हैं। गो ऑन टू द एंड, सेल नेवर सरेंडर। क्या सच में यही बात हो रही थी? बिल्कुल यही है, यही बात हो रही थी। कहाँ हो रही थी, जल्दी से बताइए, कहाँ पे हो रही थी ये बात? सेल नेवर सरेंडर, कि हम कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे, ये बात कहाँ हो रही थी? देखिए, वी शैल नेवर सरेंडर, ये बात हो रही थी। ठीक है, और हमें क्या बताना है? बेस्ट टू ब्रिंग द इंटेंशन, इंटेंशन को बताने के लिए। गो ऑन द एंड मतलब अंत तक जाना है, ये है गो ऑन द एंड। और दूसरा है सेल नेवर सरेंडर। तो इस तरीके से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमारी जो प्रैक्टिस है आज की वो कंप्लीट होती है। ठीक है, तो आप सभी का जिसने भी हमारे वीडियो को देखा है उसके लिए थैंक्स। ठीक है, और अगर आप लोगों को हमारी जो मेहनत है, अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट दे सकते हैं। कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न है तो वो क्वेश्चन वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, हम आपका आंसर करेंगे। ठीक है, तो जल्दी से सब लोग, अगर हमारी प्रैक्टिस पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और आप लोग हम लोगों से जुड़ सकते हैं यूट्यूब चैनल NRJ ऑनलाइन क्लासेस पे, या FB पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं NRJ ऑनलाइन क्लासेस पे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए फिर हम जल्द ही आपके लिए नेक्स्ट को प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।